हियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं आपका जो हिंदी साहित्य है इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से। और जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं ये पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा और सटीक आंसर मैं 100% श्योर आंसर आपको देने वाला हूं। तो चलिए तैयारी करिए और देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों ने कितना अच्छा स्कोर किया है। और यहाँ पे पहला जो आपका पैराग्राफ आया था काफ़ी सिंपल सा पैराग्राफ दिया गया था। एक नंबर के 6 क्वेश्चंस करने थे और यहाँ से आप 6 अंक प्राप्त कर सकते थे। बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीधे सीधे इसमें आंसर्स लिखे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो है आपको बताना है। तो इसका उचित शीर्षक जो है क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं इसमें सारा का सारा जो है सामाजिक और पारिवारिक महत्व बताया गया है। देखो तो सामाजिकता की बात करी है और पारिवारिकता की बात करी गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में पारिवारिक एवं सामाजिक महत्व है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक अ ऑप्शन होना था। जिस बच्चे ने ये कर दिया उसका 1 अंक यहां से प्राप्त हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में बल दिया गया है। तो अभी आपने अगर पैराग्राफ पढ़ लिया है तो इसमें जो बल दिया गया है एकांत साधना पे, तो यहाँ पर भी आपका 1 अंक जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा महत्व दिया गया है, यानी सामाजिकता से अधिक किस पे महत्व दिया गया है ये पूछा गया है। हमारे यहाँ पे सामाजिकता से ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो दिया गया है पारिवारिकता पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जिसने भी करेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है और यहाँ से फिर से उसको 1 अंक प्राप्त हो रहे हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं और याद रखिएगा मैं आपको जो सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ इसमें सारे लिखित सॉल्यूशंस मैं देने वाला हूँ, तो इसको वीडियो को बड़े शांति से शरीरता से देखें। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे आंसर्स मैं बताऊंगा आपको, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे चौथा जो प्रश्न पूछा गया है इसमें पूछा गया पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ना श्रेष्ठकर है। तो पारिवारिकता के साथ में क्या क्या बढ़ना श्रेष्ठकर है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन था इसका, इसमें सामाजिकता का बढ़ना जो है श्रेष्ठकर माना जाएगा। तो ये जो है आपका द ऑप्शन इसमें करेक्ट होना था। यहां से फिर से आपको 1 अंक प्राप्त होने वाला था। इसके बाद देखिए पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, ग्रहण शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विपरीत शब्द आपको बताना है। ग्रहण मतलब हासिल करना और हासिल किए हुए को त्याग देना, उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट होता है, फिर से 1 अंक यहाँ पे हासिल करते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है समाप्त तब होता है जब सम्मिलित परिवार की प्रथा को अत्यधिक बढ़ाने पर बल देता है। तो यहां पर जो है अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर। तो यहां पर अ ऑप्शन जिसने भी लगाया उसका आंसर सही होता है और फिर से 1 अंक प्राप्त होते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पे काव्यांश दिया गया था, तो इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में जो है इसको आपको उत्तर पुस्तिका में इसके सही विकल्प को चयन करना था। तो मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक पैर रखता हूं, इस तरह से ये पैराग्राफ था और इसका जो है आपको सही विकल्प चुनना था जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो काव्य दिया गया है आपने देखा मुझे कदम कदम पर, ये जो है गजानन मुक्तिबोध द्वारा रचित है। ठीक है, तो आपने पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उनकी काव्य श्रृंखला मुझे कदम कदम पर से लिया गया है। ठीक है, और इसका जो है सही आंसर बिल्कुल सही आपने समझ लिया, मुझे कदम कदम पर जो है ऑप्शन सही मिलेगा। तो मुझे कदम कदम पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7वें प्रश्न का आंसर जो सही होना था वो अ ऑप्शन होना था। गजानन मुक्तिबोध का ये कविता ली गई है जिसमें से ये आपका प्रश्न पूछा गया है। इसमें 8वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, कवि को चौराहे कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, कवि को जो चौराहे मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, तो बाहें फैलाए मिलते हैं। आपने कविता पढ़ी है तो आपको इसका आंसर सही मिल जाएगा, 100 ऑप्शन, और यहाँ पे फिर से आपको 1 अंक प्राप्त होने वाला है। अगला जो 9वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है, एक पैर रखता हूं फिर 100 राहें फूटती हैं, काव्य पंक्ति का भाव है। तो इसका भाव आपको बताना था। अगर भाव आपने ढंग से इस पंक्ति को पढ़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कवि को काव्य के लिए अनेक विकल्प मिलना। तो यहां पर जो है इसका सही आंसर अ ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी ये आंसर टिक किया है उसका राइट आंसर जो है फिर से 1 अंक प्राप्त करता है। अपने कमेंट जरूर पास करें जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं जिसमें आपको सटीक आंसर और सही आंसर्स और पूरे आंसर्स दिए जाते हैं, तो आपका कमेंट हमारे लिए एक सराहना का काम करता है और कमेंट से हमें यही पता चलता है कि आपने जो स्कोर किया है वो स्कोर कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए
10वां जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया अपने शब्द का विलोम शब्द। अपने शब्द का विलोम शब्द, अपने तो अपने होते हैं, उसका क्या होता है, पराये। जो हमारा पराये ऑप्शन है इसका सही सटीक आंसर होगा। ये तो 8वीं का बच्चा भी बोल देगा कि सर पराये होगा। तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन बिल्कुल आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यहां से 1 अंक फिर से आप प्राप्त करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया है। यहां पूछा गया है फूर्ति शब्द का तत्सम शब्द है। तो फूर्ति शब्द का तत्सम शब्द का मतलब होता है स्फुटन। स्फुटन जो है यहाँ पे ब ऑप्शन फिर से सही होगा आपका, और जिसने भी ब ऑप्शन करेक्ट किया है फिर से उसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्राप्त करने लायक। और अगला जो प्रश्न है इसमें 12वां, काव्यांश का मूल कथ्य है। तो काव्यांश को जो मूल कथ्य है, इसमें मूल जो बात कही गई है, इसमें बोला गया है कि जीवन का विस्तृत क्षेत्र बताना। जीवन जो है, जीवन बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ये जो है इसका मूल जो है कथ्य है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन फिर से करेक्ट होना है, फिर से आपका 1 नंबर यहाँ से आप प्राप्त करते हैं। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। यहां पूछा गया आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, खाली स्थान का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। तो खाली स्थान का उत्कर्ष, किसका उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं, तो हम उसको काव्य गुण कहते हैं। और किसके, रस का उत्कर्ष करने वाले बातों को काव्य गुण कहा जाता है। तो इसमें काव्य लिखा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा आपका वो रस हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब की इक टक डटी रही टटिया अंगूरिन टारी, पंक्ति में काव्य दोष है। तो यहां पे देखिए, यहां पर जो काव्य दोष देखने को मिल रहा है, तो कुछ जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो इसमें क्या है चीज, एक विचित्र चीज आपको देखने को मिलेगी कि नायिका कह रही है कि ये जो है, यहां पर नायिका क्या कह रही है कि ये टटिया जो है ना, टटिया यानी कि चटाई जो टंगी होती है। पहले आपने देखा होगा कि पहले जो है पर्दे ना होकर के घरों के आगे बरामदों में टटिया यानी कि चटाई जैसे पर्दे लगे हुए थे। तो आजकल तो बड़े बड़े लोगों के वो टटिया लगती है, घरों में तो आप नहीं लगाते हैं, उसको टटिया बोला जाता है। तो उसको उंगली से हटा करके नायिका जो है यानी कि कोई प्रेमिका है, वो अपने जो है प्रेमी को या नायक को जो है निहार रही है, देख रही है। ठीक है, इस पंक्ति का मतलब ये है। अब इस पंक्ति में हुआ क्या है कि इसमें श्रृंगार रस का तो वर्णन हुआ है। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन में जो है, इसमें ट वर्ग जो है आप देख रहे हैं, ट वर्ग जो है, ठीक है, ये वाला जो ट वर्ग है, इस वर्गों के प्रयोग के कारण इसमें जो है श्रुति दोष है। तो आप ध्यान रखिएगा, 2 चीज बता रहा हूं, आपने दोनों में से जो आंसर लिखा है बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, सही लिखा है। अगर इसके अलावा आपने कुछ भी लिखा है तो आपका आंसर गलत है। तो इसमें देखिए, अगर किसी ने लिख दिया है कि इसमें कौन सा दोष है, तो इसमें शब्द दोष, अगर किसी ने शब्द काव्य दोष भी हम बोलते हैं, अगर किसी ने शब्द भी लिखा है तो उसको एग्जामिनर एक बार बोल देगा कि यार शब्द लिखा है, यानी कि इसको समझ में तो आता है, शब्द दोष बोला जाता है इसको। अगर शब्द दोष किसी ने नहीं लिखा है तो दूसरा जो इसमें दोष का राइट आंसर जो मैं लिख रहा हूं वो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, और वो होगा आपका श्रुति कटुत्व दोष। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी स्पेलिंग होगी ये हो जाएगा श्रुति, ठीक है, कटुत्व दोष। तो यहाँ पे कटुत्व त है, ये कटुत्व दोष। ठीक है, तो यहां पर जो ये राइट आंसर 100% परफेक्ट आंसर जो है यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, बाकी एग्जामिनर अगर आपने शब्द लिखा है किसी बच्चे ने, तो एग्जामिनर अगर शब्द काव्य दोष भी मान लेता, क्योंकि ये शब्द दोष का ही प्रकार है, श्रुति कटुत्व दोष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वापिस बोल रहा हूं, ये शब्द दोष का ही प्रकार है, श्रुति कटुत्व दोष। अगर आपने श्रुति कटुत्व दोष लिखा है तो ये तो 100% सही है, इसको तो कोई रॉन्ग करेगा नहीं। लेकिन आपने शब्द भी लिखा है तो एग्जामिनर अगर भला मानुस होगा तो उसको ये पता होगा कि इस बच्चे ने काव्य के दोष पढ़ रखे हैं, जो शब्द दोष होता है उसके अंदर ये पंक्ति आती है। तो यहां पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्रुति कटुत्व दोष। इसके अलावा कोई भी आपको कुछ भी आंसर बता रहा है भूल जाइए, गलत बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मात्रिक छंदों में खाली स्थान की संख्या नियत रहती है। तो देखिए, मात्रिक छंद जो होते हैं, मात्रिक छंद में जो है आपके किसकी संख्या नियत रहती है, तो मात्राओं की संख्या नियत रहती है, यानी कि मात्राओं की संख्या जो है नियत यानी कि फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मात्राओं की संख्या। तो यहाँ पे जो भी आंसर आपको कहीं मिल रहा होगा, गलत बता रहा होगा, तो उसको आप भूल जाइए। जो यहाँ पे बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना और समझ लेना, क्योंकि आराम से मैंने इस सॉल्यूशन को समझा है और उसके बाद ही बनाया है। तो मात्राओं की संख्या जो है यहाँ पर जो है आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा भी लिखेंगे तो भी सही है, मात्रा की संख्या नियत रहती है। अगर आप मात्राओं नहीं लिखेंगे, मात्रा भी आपने लिखा है तो भी आपका
आंसर बिल्कुल सही है। तो ये इसका राइट आंसर अपने आप 3 देख लिए। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में खाली स्थान वर्ण होते हैं, तो आपके कितने होते हैं? 6 और 8, टोटल मिला के कितने हो गए? 14। तो यहाँ पर 6 और 8, 6 प्लस 8 कितने हो गए? 14। यानी कि अगर आप 6,8 लिखते हैं तब भी सही है, और आपने केवल 14 लिखा है तो भी सही है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर 14 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है इसमें देखिए, चरण सरोज पखरान लागा। तो देखिए यहां पर देखिए, सॉरी, सरन सरोज पखारन लागा। अब यहां पर जो चरण है वो सरोज के समान बताया गया है। सरोज जो है आपका पुष्प है, चरण को जो है कोमल पुष्प के समान बताया गया है। अब जो है यहाँ पर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्णन जो हो रहा है ना, वो अलंकार हो रहा है अर्थालंकार का। अगर किसी बच्चे ने अर्थालंकार लिखा है तो बिल्कुल सही है, उसको कोई नहीं काट सकता, ना ही एग्जामिनर काट सकता है, क्योंकि अर्थालंकार के अंदर ही आपका रूपक अलंकार आता है। अर्थालंकार के अंदर ही जो आपका रूपक अलंकार आता है। अगर फिर किसी बच्चे ने रूपक लिखा है तो भैया वो भी बिल्कुल 100% सही है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर बता रहा हूँ मैं, दो ऑप्शंस दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कुछ भी लिखोगे, एग्जामिनर अगर सही है और उसको दोनों चीज़ें पता है, एग्जामिनर ऑब्वियस सी बात है उसको सारी चीज़ें पता होती हैं, और आंसर की भी उसके पास होती है। कई बार तो क्या एग्जामिनर आंसर की लेके बैठते हैं, उनको क्या है बोर्ड के द्वारा आंसर की प्रोवाइड की जाती है कि खालिस्तान में ये ऑप्शन आने चाहिए, और आंसर की जब बनाता है तो वो देखता है कि विकल्प भी देता है, मतलब कि आंसर की में दोनों ऑप्शंस दे देता है कि किसी ने अगर अर्था अलंकार लिखा हो या रूपक अलंकार लिखा हो तो भी वो सही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अर्थालंकार अगर आप लिखते हैं तो भी सही है, और रूपक तो बेस्ट है ही, ठीक है, क्योंकि अर्थालंकार के अंदर रूपक आता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे विशेषता बताई गई है। इसके बाद जो है दृष्टा, आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दृष्टांत आएगा। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तब जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार यूज होता है? तो यहाँ पे होता है हमारा दृष्टांत अलंकार। तो जिसने भी दृष्टांत लिखा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने आंसर्स देख लिए। तो ये तो आंसर्स मैंने बता दिए फिलअप्स तक। अब आते हैं 1 अंकीय प्रश्न, फिर देखेंगे 2 अंकीय प्रश्न। इस तरह से हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। बिल्कुल बिंदास रहिए और ढंग से और ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने इससे थोड़ा सा आंसर अलग लिखा हो, तो भी मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो वीडियो को अगर आप सोचते हैं कि मैंने लिख दिया और आप पढ़ के अपना काम चला लोगे तो बाकी आपकी मर्जी है, बाकी मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। उपमा अलंकार की परिभाषा। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुणों, अब हम वस्तुओं की जगह व्यक्ति वगैरह कुछ भी लगा सकते थे, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, दोनों ही ऑप्शन सही है। यानी कि आपने अगर ये आंसर लिखा है इतना ही तो भी आपका आंसर सही है 1 नंबर के हिसाब से, तो वो रूपक अलंकार होता है। और फिर अगर आप लिखते हैं दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां आपका जो है उपमा अलंकार आता है, सॉरी रूपक बोल दिया, उपमा अलंकार आता है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें से आपने जो भी लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा है। आपको तुलना बतानी थी कि तुलना दिखाई जाए तो उनके किस में, गुण में, आकृति में, स्वभाव में, तो उसमें जो है आपका उपमा अलंकार शामिल होता है। अब यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो आपका सारे अलंकार दे दिए इसने। देखो यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार हो गया, दृष्टांत हो गया आपका, यहाँ पर देखिए आपका उपमा पूछ ही लिया इसने, क्वेश्चन में उपमा पूछ ही लिया, और साथ ही साथ अब जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार जो है निहित है, दिखाई दे रही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया समाचार लिखने की एक विशेष शैली होती है, इन शैलियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक विशेष शैली होती है, और यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे शैलियों के नाम लिखिए। तो ये कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे शैलियों दे दिया, मतलब बच्चे सोचेंगे यार पता नहीं कौन कौन सी शैलियाँ पूछ रहा है। अरे समाचार लिखने की एक विशेष शैली होती है जिसको हम उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। बस सीधी सा आंसर ये था, उल्टा पिरामिड शैली जिसने भी लिखा है उसका आंसर सही है, सटीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विचारपूर्ण लेखन क्या होता है? तो हम क्या कह सकते हैं कि अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अगर लेख हो या आलेख हो या लेख हो या टिप्पणी हो, ये विचार परक पत्रकीय लेखन कहलाते हैं, ठीक है। तो यही जो है विचार परक लेखन होता है। तो आप जो है विचार परक लेखन कहलाते हैं। पत्रकारी अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा अखबार में प्रकाशित होने वाले वो आलेख या वो लेख या टिप्पणी जो विचारात्मक होते हैं वो विचार परक लेख जो है कहलाते हैं, ठीक है। तो विचारपूर्ण लेख कहलाते हैं। बस इतना सा आपको लिख देना है। अगर आपने इससे घुमा फिरा के थोड़ा बहुत लिखा है तो भी आपका आंसर सही है, 1 नंबर आपको कोई भी आपका नहीं काटेगा।
अगला जो प्रश्न है, समाचार माध्यम में एक सफल साक्षात्कार के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, समाचार माध्यम में सफल साक्षात्कार के लिए क्या होनी चाहिए? लेखन शैली, भाषा, गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति, सहज सरल रोचक एवं प्रभावी भाषा, ये सारे जो है गुण होनी चाहिए। और जो है उसको स्पष्ट जो है क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। स्पष्ट जो है साक्षात्कार जो है, सफल साक्षात्कार के लिए क्या होना चाहिए कि स्पष्टवाची होना चाहिए, सटीक प्रश्न पूछे, इधर से उधर होकर के ना पूछे, प्रस्तुत जो भी करे अपने सवाल उसको सही विषय के अनुसार करे। इसके बाद निराला की कविता सरोज स्मृति किस पर केंद्रित है? तो निराला की कविता जो सरोज स्मृति है वो उसकी पत्नी सरोज पर ही केंद्रित है। ठीक है, वो दिवंगत पत्नी थी उस सरोज, उसकी उसी पर ही केंद्रित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जहां कोई वापसी नहीं, पाठ की विद्या का नाम लिखिए और ये किस संग्रह से लिया गया है? तो इस विद्या का नाम है यात्रा वृतांत। ठीक है, विद्या कौन सी है? यात्रा वृतांत विद्या है। और ये धुंध से उठती धुन संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो है इसका सटीक आंसर है। इसके अलावा आप इधर उधर कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें तो सीधा सीधा जो पूछा है वही लिखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कच्चा चिट्ठा पाठ का मूल विषय क्या है? तो कच्चा चिट्ठा पाठ का मूल विषय जो है इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है। इसी संग्रहालय के इर्द गिर्द जो है कहानियां चल रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों से जुड़ना यानी प्ले विद वर्ड्स, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है, यह कथन किसका था? तो ये अंग्रेजी कवि जो है W.H. ऑर्डन का था। तो W.H. ऑर्डन जिसने भी लिखा है उसका आंसर सही हो जाएगा। ये आपका एक अंकीय प्रश्न चल रहा है अभी। इसके बाद आइए, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? तो जो आपका जो है संवाद। ठीक है ना, सशक्त माध्यम क्या होता है? संवाद होता है। तो संवाद, जिसने भी इसका आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम जो है संवाद होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु जो है वो कथानक होता है। केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक होता है। तो ये चीज आपका आंसर हो जाएगा कथानक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहचान कहानी में राजा को कैसी प्रजा पसंद है? तो उसमें बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा जो है उसको पसंद है। तो जिसने भी गहरी, गूंगी और अंधा लिख दिया वो तो बिल्कुल सही है, उसको फिर से यहाँ पे एक अंक प्राप्त हो जाना है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, विशेष लेखन में डेस्क क्या होता है? तो डेस्क की दो परिभाषाएं आप लिख सकते थे। पहला, डेस्क जो है समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, वही कहलाता है डेस्क। ठीक है, और दूसरा जो अगर आप लिखना चाहें, किसी बच्चे ने इस तरह से लिखा होगा, विशेष लेखन में समाचार पत्र पत्रिकाओं तथा अलग अलग क्षेत्र में लेखन के लिए अलग अलग पत्रकारों का दल जहां बैठ करके लेखन करता है उसे हम डेस्क कहते हैं। ठीक है, 2 अंकीय प्रश्न है, यह ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विशेष लेखन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखते हुए एक क्षेत्र को समझाना है, एक क्षेत्र के बारे में बता देना है बस। तो क्षेत्र तो आपको पता ही होगा, अगर आपने लिखा होगा तो व्यापार क्षेत्र है, खेल है, मनोरंजन है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यावरण, रक्षा, कानून और स्वास्थ्य। ये सारे क्षेत्र, इसमें से कोई भी आपको 4 क्षेत्र के नाम लिख देने थे और किसी भी एक क्षेत्र का जो है आपको लिख करके बता देना था। जैसे कि आप खेल जगत बता सकते थे। ठीक है, खेल क्षेत्र है तो खेल जगत के बारे में जो है आप लिख सकते हैं। खेल जगत, जो खेल जगह क्षेत्र है, इसमें हमारे को सारे के सारे विश्व की संपूर्ण जानकारी जो है विशेष लेखन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे जो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए, यथास में रोचते विश्वम पाठ में लेखक ने कवि की तुलना किससे की है? मनुष्य को साहित्य की प्रेरणा जो है किसकी प्रेरणा देता है साहित्य? तो देखिए, लेखक ने कवि की तुलना जो है प्रजापति ब्रह्मा से की है। किससे की है? ब्रह्मा से की है। ठीक है, लेखक ने तुलना किससे की है? ब्रह्मा से की है। और मनुष्य को साहित्य किसकी प्रेरणा देता है? तो मनुष्य में जो साहित्य है, या मनुष्य को जो साहित्य है वो क्या कहता है कि साहित्य जो है मनुष्य के हताश मन में आशा का संचार करती है और उसे नई शक्ति की प्रेरणा देती है या देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप इसी तरह का थोड़ा सा आपको लिखना था, ध्यान रखिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं बिल्कुल आप प्योर शब्द अगर आपने लिखे हैं तो सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपने शब्द थोड़ा सा घुमा के लिखा है लेकिन अर्थ यही निकल रहा है तो भी वो सही है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मनुष्य को जो है सही रास्ता दिखाने में जो है सही रास्ता देखने की या दिखाने की प्रेरणा देता है, दूसरों के भला करने की प्रेरणा देता है। ये तो सारी चीज़ें जो है आप इस प्रेरणा के माध्यम से बता सकते हैं। साहित्य जो है बहुत बड़ी चीज़ है और साहित्य के बारे में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप तो पढ़ ही रहे हैं, साहित्य अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और सब कोई जो है साहित्य पढ़ नहीं पाता। नेक्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पे फंडीश्वर नाथ रेणु
या भीम साहनी का साहित्यिक परिचय देना था, तो ये आपने दे दिया होगा लगभग, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, भीष्म साहनी का लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अदरवाइज जो भी आपने लिखा होगा सही होगा। मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि ये चीज़ आपको इस तरह का कुछ कुछ लिखनी थी। इसी तरह से मोहम्मद मलिक जायसी अथवा केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय देना था, तो इसमें से मैं मलिक मोहम्मद जायसी का जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो इसको भी मैच कर सकते हैं कि इसमें से आपने क्या क्या लिखा है। बाकी आपने शब्दों में पिरो दिया होगा, कोई इशू नहीं है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ जो है इसी में से लिखना था। 9वां जो प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कविता तोड़ो का मूल भाव जो है आपको लिखना है कि तोड़ो जो है इसका मूल भाव क्या है। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या बोला गया है, इस कविता में कवि जो है सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानों, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है, और इसमें कवि ने प्रकृति से मन की तुलना की है, और इसमें कवि ने मन में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करने की बात कही है। इसका मूल भाव जो है मनुष्य जो है अपने अंदर से रूढ़िवादी विचारों को जो है त्याग कर दे, इसका मूल भाव ये है। ठीक है, तो इसको आपने जैसे भी शब्दों में लिखा होगा कुछ इस तरह का शब्द आपको जोड़ना था, आपके आंसर सटीक हो जाते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अंगद ने रावण को कैसे समझाया, पठित रामचंद्र चंद्रिका के अंश के आधार पर बताना है। तो अंगद ने क्या कहा था कि रावण को जो है बोला था कि माफी मांग लो भैया, तुम अभी भी समय है, तुमने माता सीता का हरण किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि यदि तुम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो तो श्री राम की शरण में आ जाओ और वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो कुछ इस तरह का आपको ये शब्द लिखना था, क्योंकि आपने ये देखा हुआ है, धारावाहिक देखा हुआ है आपने, जरूरी नहीं है कि किताब से ही आपको उस अंश को लिखना था। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साझा कहानी समाज के किस वर्ग के कथानक को लेकर लिखी गई है, इसके लेखक का नाम बताना है। तो जो है समाज का जो धनाद वर्ग है, जो धनी वर्ग है, जो प्रभुत्वशाली है, यानी कि जिसकी शक्ति चलती है, जिसकी पावर चलती है, उस वर्ग के ऊपर जो है इसको लिखा गया है। कथानक जो है इसका मेन ये है, और जो है ये असगर वजाहत द्वारा लिखी गई है, असगर वजाहत द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक फिर से आपको प्राप्त होते हैं। अगला जो प्रश्न है, झोपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि जल जाने का दुख भी न था, दुख था उस पोटली का। उपयुक्त वाक्य किसके लिए कहा गया है, तो उपयुक्त वाक्य जो है सूरदास के लिए कहा गया है। और पोटली में क्या था, तो पोटली में जो उसने संचित किया था अपना पूरा धन वो था, उसमें संचित किए हुए रुपए थे। अगला जो है, आरोहण पाठ पहाड़ियों के जीवन संघर्ष विविधताओं की जीवंत कहानी है, कैसे स्पष्ट करना था आपको। तो यहाँ पे आरोहण मतलब चढ़ना, ठीक है ना। तो कहानी में पर्वतीय प्रदेश के जीवन संघर्ष, प्राकृतिक परिवेशों को भावनाओं संवेदनाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है, यानी कि इसमें ये सारी चीजें बताई गई है, संघर्ष पूरा बताया गया है। मैदानी और समतल स्थानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों के जो जीवन जो होता है वो बहुत ज्यादा अधिक कठिन होता है, जटिल भी होता है, कष्टप्रद भी होता है, दुखद होता है, संघर्षमय होता है। ये चीज इसमें दिखाई गई है, हमने स्पष्ट कर दिया। इससे ज्यादा क्या लिखोगे आप 2 अंक में, ठीक है। अच्छा, विस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विस्कोहर की माटी में लेखक ने अपने गांव और उसके प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली का जो है प्रचलित घरेलू उपचार और अपनी मां से जुड़ी यादों का विवरण दिया है या वर्णन किया हुआ है। तो ये जो है आपको इस तरह के शब्दों को जोड़ करके लिख देना था। तो ये इसमें आपको 2 अंक फिर से प्राप्त होते हैं। और अगला जो प्रश्न है, अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया, तो इसका आंसर लिखेंगे, अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया कि लोग जो है अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता, अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं, और इसी कारण पर्यावरणीय विनाश भी हो रहा है। तो इस तरह से इसने प्रभावित किया है। 2 अंकीय प्रश्न में इतना बहुत होता है, बाकी आपने थोड़ा सा और बढ़ा के लिखा है, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर देखा आपने सारे प्रश्न, सटीक आंसर, बेस्ट सॉल्यूशन। अब आते हैं हम बात आपके खंड स। अब खंड स में जो है बड़े प्रश्न थे, तो इसलिए मैंने इसके आंसर्स नहीं लिखे। आपने जो भी लिखा होगा आपने अपने हिसाब से लिखा होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं इसके सॉल्यूशंस ही नहीं बता रहा, तो इसमें पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बैठता, आपका समय भी वेस्ट होगा। आगे जो है मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे इंपॉर्टेंट, अगर आपने उनको पढ़ा होगा तो आपको जो है बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को भी मिले होंगे, और आपने अच्छे तरीके से उनको तैयार भी किया होगा। 19वां प्रश्न जो है द खंड का था, जो 5 अंकीय प्रश्न था, और यहाँ पर जो है सप्रसंग व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पर जो है अथवा पाठ भी आपको दिया गया था। तो खास बात तो ये थी कि अथवा पाठ में से आप कोई सा भी एक कर सकते थे, सप्रसंग व्याख्या करना था। सप्रसंग में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देना था, कवि उसमें क्या बताना चाहता है उसके बारे में यहाँ पे व्याख्या कर देना है, ये लाइनों का मतलब क्या है ये आपको समझा देनी थी। वो तो आपका जो है यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पे गद्य जो दिया गया है, इस गद्य का व्याख्या करना था। वो पद था
यानी कविता थी, और यहाँ पर जो है कहानी जो छोटा सा पार्ट दिया गया इसकी व्याख्या कर देनी थी। तो ये बता देना कि ये कहानी कहाँ से ली गई है, इसका रचयिता कौन है, और जो है इसके बाद में इसका अर्थ को बताते हुए जो है इसकी व्याख्या कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें से आप ये भी कर सकते थे, तो दोनों में से कोई एक कर सकते थे। और अंतिम जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा, तुलसीदास की रचनाओं के ऊपर जो है आपको निबंध लिखना था। तो ये तो चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी को साहित्य का नॉलेज इतना नहीं है, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका नॉलेज आपको आ जाएगा। वैश्विक महामारी तो अभी अभी गई है, जिससे आप जूझ गए हैं, एक क्लास आप जो है एक्स्ट्रा भी बिना पढ़े अगले क्लास में पहुंच गए हैं। तो इसके बारे में तो आपको ज़्यादा मेरे हिसाब से विश्वास है कि मैक्सिमम जो है 90% बच्चों ने यहीं पर यही काम किया होगा, कोरोना के बारे में लिख दिया होगा। 90% बता रहा हूँ मैं, 99% भी हो सकता है, मे बी कि 99% भी बच्चों ने लिख दिया होगा, और कह सकते हैं कि 100% बच्चों ने यही लिखा होगा, क्योंकि सबने रट रखा है 3 साल से कोरोना 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 के निबंध पढ़ते आ रहे हैं। 10वीं में भी पूछा गया, 11वीं में भी आपने पढ़ा, 12वीं के लिए आपने फिर तैयार कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई क्वेश्चन जब आप बार बार तैयार करोगे तो उसको पूछने की जरूरत नहीं, आप तो पूरा का पूरा इसको करके आए होंगे, जहां तक मुझे विश्वास है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने सब कुछ स्पष्ट रूप से जान लिया होगा। आपका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने अंक प्राप्त किए, और आप जो है अपने एग्जाम के टोटल परसेंटेज जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना टोटल एक एवरेज जो आपने निकाला होगा कि टोटल परसेंटेज आपकी कितनी बन रही है, वो भी कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।